नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो वैवाहिक रिश्तों में अक्सर काफ़ी सेंसिटिव होता है हाँ, बिल्कुल। और कानूनी तौर पर भी काफ़ी उलझा हुआ हो सकता है। ये है भरण पोषण का मुद्दा, मतलब एलिमनी या मेंटेनेंस जिसे कहते हैं। सही कहा। और ख़ास तौर पर हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी कानूनी वजह हैं जिनके आधार पर कोई मेंटेनेंस देने से, मतलब उसकी जिम्मेदारी से इनकार कर सकता है या उसका विरोध कर सकता है। हाँ, और ये विषय इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें कानून तो है ही, साथ में भावनाएं, आर्थिक हालात, सब कुछ जुड़ा होता है। बिल्कुल। तो हमारी जानकारी का सोर्स क्या है आज? देखिए, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये एडवोकेट मनीष कुमार शुक्ला जी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनकी दी हुई कानूनी जानकारी पर आधारित है। अच्छा। और ये जानकारी मूल तौर पर भारतीय कानूनों पर बेस्ड है, जैसे अपना सीआरपीसी का सेक्शन 125 है। हाँ, वो तो काफ़ी कॉमन है मेंटेनेंस के लिए। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जो खास तौर पर हिंदुओं पर लागू होता है। तो मतलब हमारा आज का इरादा ये समझना है कि कब और कैसे कोई पति या पत्नी कानूनी तौर पर मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हैं या जो अमाउंट मांगा गया है उसे चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि भाई मैं नहीं देना चाहता या मैं नहीं देना चाहती, हाँ। ये तो काफ़ी नहीं होगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ठोस कानूनी वजह होनी चाहिए। और हम एक अब खास सिचुएशन पर भी बात करेंगे जहां पति की कमाई पत्नी से काफ़ी ज़्यादा है, और एक वो जो फेमस केस है रजनीश बनाम नेहा, हाँ, वो तो लैंडमार्क है। उसके संदर्भ में भी देखेंगे कि पत्नी के क्या अधिकार बनते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आज की चर्चा का मकसद यही है कि हम इन कानूनी आधारों को ठीक से समझें। ये जानना ज़रूरी है कि मेंटेनेंस का विरोध सिर्फ मतलब इमोशनल लेवल पर नहीं हो सकता। हाँ, कि मुझे गुस्सा इसलिए नहीं दूंगा। एग्जैक्टली। ये कानूनी तर्कों पर, सबूतों पर आधारित होना चाहिए। और कानून का इरादा हमेशा यही होता है कि दोनों पार्टीज की जो आर्थिक स्थिति है और उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके बीच एक बैलेंस बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कौन कौन सी वजह हो सकती हैं जिनसे भरण पोषण का विरोध किया जा सकता है? सबसे पहला और शायद सबसे सीधा लगने वाला आधार तो ये होगा कि पैसे ही ना हो देने को, मतलब आर्थिक असमर्थता। हाँ, ये एक बिल्कुल बेसिक ग्राउंड है। अगर कोई व्यक्ति जिस पर मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी आई है, वो वाकई आर्थिक रूप से इतना सक्षम ही नहीं है, मतलब भुगतान कर ही नहीं सकता, तो वो इस आधार पर विरोध कर सकता है। जैसे मतलब किस तरह की सिचुएशन? मिसाल के तौर पर, मान लीजिए कोई बेरोजगार हो गया है, या उसका बिजनेस है, उसमें लगातार घाटा हो रहा है, या फिर उसकी कमाई इतनी कम है कि मतलब अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लग रहा है, कोर्ट में इसे साबित करना क्या वो भी उतना ही आसान है? बस कह दिया कि पैसे नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर सारा खेल सबूतों का है। अदालतें सिर्फ जुबानी बातों को नहीं मानती। आपको अपनी आर्थिक तंगी साबित करने के लिए ठोस दस्तावेज देने पड़ेंगे। जैसे कि? बैंक स्टेटमेंट्स। हाँ। हाँ, बैंक स्टेटमेंट्स, पिछले कुछ सालों के इनकम टैक्स रिटर्न्स, अगर नौकरी में है तो सैलरी स्लिप, या अगर बिजनेस में घाटा हुआ है तो उसके ऑडिटेड अकाउंट्स। अच्छा। बिना इन सबूतों के ये दलील आमतौर पर कोर्ट में टिकती नहीं है। और सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, उसी व्यक्ति पर होता है जो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। समझ गया। यानी अगर आर्थिक तंगी का दावा करना है तो पूरी तैयारी और कागजात के साथ जाना होगा। ठीक है, ये तो हुई पैसों की बात। लेकिन क्या रिश्ते के टूटने में किसकी गलती थी, ये भी कोई रोल प्ले करता है मेंटेनेंस में? अगला आधार शायद इसी से जुड़ा है, वैवाहिक संबंध की समाप्ति या अलगाव में भूमिका। हाँ, ये एक और अहम पहलू है। हालांकि इसकी व्याख्या थोड़ी, कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अगर मेंटेनेंस मांगने वाला पक्ष खुद ही अपनी शादी की जिम्मेदारियों से भाग रहा था, या रिश्ते के बिगड़ने में उसकी मुख्य भूमिका थी, तो ये बात कोर्ट के फैसले पर असर डाल सकती है। जैसे कि कुछ उदाहरण दे सकती हैं आप? जरूर। मान लीजिए अगर कोई पत्नी बिना किसी ठीक ठाक वजह के पति का घर छोड़कर चली जाती है और वापस आने से मना कर देती है, कानून में इसे परित्याग या डिजर्शन कहते हैं। बिना वैलिड रीजन के छोड़ देना। हाँ, बिना उचित कारण के। या फिर मान लीजिए तलाक की कार्रवाई चल रही है और उसमें ये साबित हो जाता है कि रिश्ता टूटने के लिए मुख्य रूप से वही पार्टी जिम्मेदार थी। ऐसी स्थितियों में कोर्ट मेंटेनेंस की रकम कम कर सकती है, या कुछ एक्सट्रीम केसेस में दावा खारिज भी कर सकती है। बल्कि सीआरपीसी की धारा 125(4) में तो साफ लिखा भी है कि कुछ स्थितियों में पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं रहती।
वो कौन सी स्थितियां हैं? जैसे अगर वो एडल्ट्री में रह रही हो, या बिना किसी पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से इनकार करे, या फिर वो आपसी सहमति से अलग रह रहे हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का कंडक्ट या आचरण ठीक नहीं पाया गया तो उसे आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, भले ही उसे जरूरत हो। ये कितना मायने रखता है पैसों की जरूरत के सामने? देखिए, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। कोर्ट कंडक्ट को नजरअंदाज नहीं करती, लेकिन मुख्य फोकस अक्सर जरूरत और पेमेंट करने की क्षमता पर ही रहता है। अच्छा। आचरण एक जरूरी फैक्टर हो सकता है, खासकर अगर वो बहुत सीरियस हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा मेंटेनेंस के दावे को पूरी तरह खत्म ही कर दे। कोर्ट केस के सारे फैक्ट्स को देखती है। समझ गया। ये वाकई में मतलब काफी लेयर्स वाला मुद्दा है। चलिए अब एक और कॉमन सिचुएशन पर आते हैं। क्या होता है जब मेंटेनेंस मांगने वाले के पास खुद ही अपना गुजारा करने के साधन हो? हाँ, ये विरोध का एक बहुत ही ठोस और लॉजिकल आधार है। देखिए, कानून का जो मूल उद्देश्य है वो जरूरत पूरी करना है। हाँ। मेंटेनेंस का मकसद किसी को अमीर बनाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि वो व्यक्ति बेसहारा ना हो जाए और अपनी जिंदगी ठीक-ठाक तरीके से जी सके। डिग्निटी के साथ। बिल्कुल। तो अगर मेंटेनेंस मांगने वाला पति या पत्नी खुद कमा रहा है या कमा रही है, नौकरी से, बिजनेस से, या उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे किराए से इनकम आ रही हो या कोई पुश्तैनी संपत्ति हो जिससे उसकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, तो मेंटेनेंस का दावा अपने आप कमजोर पड़ जाता है। लेकिन ये पर्याप्त साधन का मतलब क्या है? ये तो बड़ा सब्जेक्टिव सा लगता है। मान लीजिए कोई महीने का 15,000 रुपए कमा रहा है या कमा रही है, क्या ये पर्याप्त माना जाएगा, खासकर किसी बड़े शहर में? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। पर्याप्त की कोई फिक्स्ड रकम तय नहीं है। कोर्ट ये देखती है कि क्या उस इनकम से व्यक्ति अपनी बेसिक ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, और अगर बच्चे हैं तो उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है या नहीं। इसमें उस व्यक्ति का शादी के दौरान का लाइफस्टाइल भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन मेन जोर ज़रूरत पर होता है। अगर इनकम ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी है, तो मेंटेनेंस कम हो सकता है या बिल्कुल नहीं भी मिल सकता। और अगर कम है तो? लेकिन अगर इनकम बहुत कम है और ज़रूरतें ज़्यादा, तो कम इनकम होने के बावजूद भी मेंटेनेंस मिल सकता है। ये स्पष्ट हुआ। अब एक और आधार लेते हैं जो अक्सर झगड़े की वजह बनता है, जब मांगी गई मेंटेनेंस की रकम बहुत ज्यादा या अनुचित लगे। हाँ, ये भी एक वैलिड ग्राउंड है अपोज करने का। कई बार ऐसा होता है कि मेंटेनेंस की जो मांग होती है वो असल ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा होती है। अदालतें मेंटेनेंस तय करते समय दो मुख्य चीज़ें देखती हैं। पहला, दावा करने वाले की उचित आवश्यकताएं, मतलब रीजनेबल नीड्स, जी। और दूसरा, शादी के दौरान उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था। अच्छा। अगर मांगी गई रकम इन दोनों पैमानों से बहुत ज्यादा है और ऐसा लगता है कि ये जरूरत पूरी करने के बजाय दूसरे पक्ष को सजा देने या मतलब अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश है, तो इसका विरोध किया जा सकता है। तो उचित जरूरत और जीवन स्तर के बीच ये बैलेंस कैसे बनता है? क्या कोर्ट ये देखती है कि अलग होने के बाद भी व्यक्ति उसी लाइफस्टाइल में रहे? देखिए, पूरी तरह से वैसा ही लाइफस्टाइल बनाए रखना हमेशा मुमकिन या जरूरी नहीं होता, खासकर अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो। लेकिन हाँ, कोर्ट कोशिश करती है कि व्यक्ति को एकदम से बहुत नीचे के लिविंग स्टैंडर्ड पर ना जाना पड़े, खासकर अगर शादी लंबी चली हो। उचित जरूरत में क्या क्या आता है? उचित जरूरत में खाना, रहना, कपड़े, मेडिकल खर्चे, बच्चों की पढ़ाई वगैरह शामिल हैं। ये कोई लग्जरी की मांग नहीं हो सकती, लेकिन एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो जरूरी है वो इसमें आता है। कोर्ट दोनों पार्टीज की इनकम, प्रॉपर्टी, देनदारियां, लाइफस्टाइल सब देखकर एक ठीक-ठाक रकम तय करती है। अगला आधार तो काफी गंभीर लगता है, कोर्ट को गलत या झूठी जानकारी देना। हाँ, ये बेहद गंभीर है और इसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। अगर मेंटेनेंस मांगने वाला पक्ष जानबूझकर अपनी इनकम, प्रॉपर्टी, नौकरी की स्थिति या किसी और जरूरी फैक्ट के बारे में कोर्ट को गलत बताता है। जैसे मतलब नौकरी है पर कह दिया बेरोजगार हूं। बिल्कुल, या आपने कोई प्रॉपर्टी छिपा ली, हाँ। तो ये न सिर्फ उनके मेंटेनेंस के दावे को कमजोर करता है, बल्कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठा देता है। और यहीं पर शायद वो रजनीश बनाम नेहा वाला केस फिर से आ जाता है ना? हाँ, उसने ट्रांसपेरेंसी पर बहुत जोर दिया था। बिल्कुल सही। रजनीश बनाम नेहा 2020 केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी ही प्रॉब्लम से निपटने के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की। सबसे जरूरी कदम ये था कि दोनों पार्टीज के लिए एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करना जरूरी कर दिया। अच्छा, वो एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर। हाँ,
एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें उन्हें अपनी सारी इनकम, प्रॉपर्टी, खर्चे, देनदारियां, सबका पूरा और सही ब्यौरा देना होता है। मकसद क्या था इसका? मकसद यही था कि कोर्ट के सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो और फैसला सही जानकारी के आधार पर हो सके। और अगर कोई इस एफिडेविट में झूठी जानकारी देता है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। ये तो वाकई ट्रांसपेरेंसी लाने और झूठे दावों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और टेक्निकल आधार भी हैं, जैसे आपने कहा था मांग का अवैध या अनुचित होना। हाँ, इसका मतलब है कि कभी-कभी मांग का कोई लीगल बेसिस ही नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए, अगर शादी ही कानूनी तौर पर वैलिड नहीं थी, मान लीजिए कोई पहले से शादीशुदा था और उसने दूसरी शादी कर ली जबकि कानून इजाजत नहीं देता, या जिस रिश्ते के आधार पर दावा किया जा रहा है वो कानून की नज़र में मेंटेनेंस का हकदार ही नहीं बनाता, ऐसे सिचुएशन में दावा शुरू में ही खारिज हो सकता है। और एक आखिरी आधार आपने बताया था प्रक्रियात्मक त्रुटियां, मतलब प्रोसीजरल एरर्स। जी, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि केस शुरू करने या चलाने के प्रोसेस में ही कोई सीरियस लीगल कमी रह जाती है। किस तरह की कमी? जैसे जिस व्यक्ति से मेंटेनेंस मांगा जा रहा है उसे लीगल नोटिस ठीक से मिला ही नहीं, मतलब इम्प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस, या उसे सुनवाई का पूरा मौका नहीं दिया गया, या फिर दावा बिना जरूरी कागजात या सबूतों के ही फाइल कर दिया गया। ये जो प्रोसीजरल ग्राउंड्स हैं, ये केस के मेरिट से ज्यादा प्रोसेस की शुद्धता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये भी विरोध का आधार बन सकते हैं। तो हमने अब तक कई आधार देख लिए। पेमेंट करने की क्षमता ना होना, क्लेम करने वाले का कंडक्ट, उसका खुद आत्मनिर्भर होना, मांगी गई रकम का ज्यादा होना, झूठी जानकारी देना, दावे का अवैध होना और प्रोसीजरल गड़बड़ियां। हाँ, मोटा मोटा यही मुख्य आधार हैं। अब उस खास सिचुएशन पर आते हैं जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। पति हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में ऑफिसर, इनकम करीब 1.5 लाख महीना, पत्नी की इनकम बताई गई 15,000 महीना। क्या यहां पत्नी मेंटेनेंस की हकदार होगी जबकि वो खुद भी कुछ कमा रही है? हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन सिचुएशन है आजकल। यहाँ वो पर्याप्त साधन वाला प्रिंसिपल तो लगता है, लेकिन इनकम में जो भारी अंतर है 10 गुना, वो इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। पत्नी की अपनी इनकम 15,000 रुपए है तो ये नहीं कह सकते कि उसके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पर्याप्त है, खासकर जब पति की इनकम इतनी ज्यादा है। तो वो रजनीश बनाम नेहा वाला इनकम और एसेट डिस्क्लोजर यहाँ कैसे काम आएगा? और क्या पत्नी को सिर्फ इसलिए मना कर दिया जाएगा क्योंकि वो कुछ कमा रही है? रजनीश बनाम नेहा के तहत तो दोनों पार्टीज अपनी इनकम और संपत्ति का पूरा ब्यौरा देंगी, जिससे तस्वीर साफ होगी। अब कोर्ट पत्नी की 15,000 की इनकम को नजरअंदाज तो नहीं करेगी, लेकिन इस भारी अंतर को जरूर ध्यान में रखेगी। किस तरह से? देखिए, मेंटेनेंस का एक मकसद ये भी होता है कि अलग होने के बाद जो आश्रित पक्ष है, आमतौर पर पत्नी, वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कुछ हद तक बनाए रख सके या कम से कम एक सम्मानजनक तरीके से जी सके। अब 1.5 लाख कमाने वाले पति के मुकाबले 15,000 कमाने वाली पत्नी का लिविंग स्टैंडर्ड तो जाहिर है काफी अलग होगा। तो नतीजा क्या निकल सकता है? क्या उसे मेंटेनेंस मिलेगा? ये गारंटीड तो नहीं है, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है। कोर्ट शायद ये मानेंगी कि 15,000 रुपये आज के समय में, खासकर अगर बच्चे भी हों या वो किसी बड़े शहर में रह रही हो, पर्याप्त नहीं है और पति की पेमेंट करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो मतलब कुछ न कुछ मिलेगा? हाँ, पूरी संभावना है। पत्नी की अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए शायद उतनी रकम न मिले जो उसे बिना इनकम के मिलती, उसे एक तय रकम मेंटेनेंस के रूप में मिल सकती है। यहाँ इनकम का भारी अंतर उसके फेवर में एक मजबूत तर्क है। फाइनल अमाउंट क्या होगा ये केस के खास तथ्यों पर निर्भर करेगा, लेकिन दावा पूरी तरह खारिज होना मुश्किल लगता है। ये विश्लेषण वाकई दिखाता है कि ये मामले कितने मल्टी लेयर्ड होते हैं। कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं होता। तो इस पूरी बातचीत से हम मुख्य बातें क्या निकाल सकते हैं? क्या टेक अवेज हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेंटेनेंस का विरोध करने के लिए वैलिड लीगल ग्राउंड्स होते हैं, और ये ग्राउंड्स जुड़े हो सकते हैं व्यक्ति की आर्थिक क्षमता से, क्लेम करने वाले के कंडक्ट से, उसकी खुद की आर्थिक आत्मनिर्भरता से, मांग कितनी जायज़ है इससे, दी गई जानकारी सच्ची है या नहीं, और कानूनी प्रक्रिया ठीक से फॉलो हुई है या नहीं। और जो बात बार बार उभर कर आई है वो है सबूतों की अहमियत। बिना प्रूफ के कोई भी दावा या विरोध टिक नहीं सकता।
बिल्कुल, यही सबसे क्रिटिकल पहलू है। चाहे आप मेंटेनेंस मांग रहे हो या उसका विरोध कर रहे हो, आपको अपना पक्ष साबित करने के लिए ठोस, भरोसेमंद सबूत कोर्ट में पेश करने होंगे। जैसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, गवाह। हाँ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, गवाह, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई भी रेलेवेंट चीज, सबूत ही आपके केस की रीढ़ है। अदालतें भावनाओं पर नहीं, फैक्ट्स और सबूतों पर फैसला लेती हैं। और रजनीश बनाम नेहा ने तो इस प्रोसेस को और ज्यादा डॉक्यूमेंट बेस्ड बना दिया है। तो आखिरकार इस सब में कानून का लक्ष्य क्या है? संतुलन साधना। हाँ, कानून का अल्टीमेट एम है फेयरनेस और बैलेंस। एक तरफ ये पक्का करना कि जो व्यक्ति वाकई आर्थिक मदद का हकदार है उसे वो मिले, ताकि वो बेसहारा ना हो। दूसरी तरफ ये भी देखना कि मेंटेनेंस देने वाले पर उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ ना पड़े और मांग नाजायज ना हो। और ये संतुलन फैक्ट, सबूतों और लीगल प्रिंसिपल्स के आधार पर ही बनता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो आज हमने वैवाहिक भरण पोषण के विरोध से जुड़े कानूनी आधारों की काफी गहराई से पड़ताल की, और ये साफ है कि विरोध के लिए सिर्फ असहमति काफी नहीं है, ठोस कानूनी वजह और उन्हें साबित करने वाले सबूत चाहिए। हाँ, उम्मीद है ये चर्चा उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ताकि वो अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेहतर समझ सकें। इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हमने उचित आवश्यकता और शादी के दौरान का जीवन स्तर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कानून बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, पर क्या हमने सोचा है कि इन शब्दों का मतलब अलग-अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए कितना अलग हो सकता है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक अपर मिडिल क्लास या अमीर परिवार के लिए उचित जरूरत का जो पैमाना होगा, वो एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से बहुत अलग होगा। क्या हमारा कानून इस अंतर को, इस हकीकत को पूरी तरह से संभाल पाता है, खासकर आज के बदलते समाज में जहां लाइफस्टाइल की परिभाषाएं भी बदल रही हैं? ये वास्तव में एक बहुत ही जरूरी और सोचने वाला सवाल है। उचित, जरूरत और जीवन स्तर, ये शब्द रिलेटिव है। इनका मतलब सामाजिक आर्थिक कॉन्टेक्स्ट के साथ बदलता है। कानून यकीनन इन अंतरों को ध्यान में रखने की कोशिश करता है, पर क्या ये हमेशा पूरी तरह कामयाब होता है, ये बहस का विषय है। हाँ, जुडिशरी लगातार इन कॉन्सेप्ट्स की व्याख्या करती रहती है, लेकिन समाज की बदलती सच्चाइयों और बढ़ती असमानताओं के साथ तालमेल बिठाना, वो एक लगातार चलने वाली चुनौती है। इस पर निश्चित रूप से और गहरे विचार विमर्श की जरूरत है।